अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 59 के ऊपर। ये एक सिंपल सी बारे में बात करता है कि सपोज ए जो है वो उसने बी से दो लोन्स लिए थे, एक कार लोन और होम लोन। ओके, अब यहां पे क्या होता है, ए ने एक इंस्टॉलमेंट भेजी है बी को ₹1000 की, और उसने स्पेसिफिकली बोला है कि 1000 रुपये जो है ये कार लोन जो है मेरा, उस पर आप इसको यूज करें। मतलब जो कार लोन मैंने लिया उसको उतारने के लिए 1000 रुपये आप उसमें लगाइए। यहाँ पे बी को जो 1000 रुपये हैं ये कार लोन को उतारने के लिए ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन ए ने बी को सिर्फ 1000 रुपये भेज दिए हैं और उसने ये नहीं बोला है कि इस पैसे को आपको कार लोन में यूज करना है या फिर हाँ होम लोन में यूज करना है। इसके बारे में ए ने नहीं बताया। तो यहाँ पे बी जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है कि 1000 रुपये को वो कार लोन में यूज करते हैं या फिर होम लोन में। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 59 बोलता है कि अगर ए की कोई एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो फिर बी जो है उन पैसों को किसी भी लोन के लिए यूज कर सकता है। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 60 के ऊपर। ये बोलता है वेयर द डेटर हैज omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied, the creditor may apply it at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor where its recovery is or is not barred by the law in force for the time being as to the limitations of suits। यानी कि सपोज फॉर एग्जाम्पल ए ने दो लोन्स लिए हैं बी से, ठीक है। इनमें से एक लोन जो है ना वो बार्ड बाय लिमिटेशन हो चुका है, यानी कि अब बी जो है उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो ए से इस लोन के पैसे वापस मांगे। ओके, ये लिमिटेशन से बाहर हो चुका है, बी इसके लिए अब सूट लेके नहीं आ सकता है। अब क्या करता है, और जो सेकंड लोन है वो वैलिड है, सेकंड लोन इज वैलिड, वो भी बी जो है उसमें पैसे मांग सकता है। ए क्या करता है, 10,000 रुपये बी को वो भेजता है और ए ने ये चीज नहीं बताई है कि 10,000 रुपये मैं कौन से लोन की तरफ दे रहा हूं। यहाँ पे बी चाहे तो 10,000 जो रुपए हैं वो फर्स्ट लोन को उतारने के लिए भी यूज कर सकता है। जो फर्स्ट लोन बार्ड बाय लिमिटेशन हो चुका है ना, उसको उतारने के लिए भी ये 10,000 रुपये वो यूज कर सकता है, बिकॉज ए ने इंडिकेट नहीं किया था कि मैं कौन से लोन को उतारने के लिए 10,000 रुपये दे रहा हूँ। अगर उसने इंडिकेट किया होता, सपोज ए ने बोला होता कि 10,000 रुपये जो है मैं सेकेंड लोन को उतारने के लिए यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे तो बी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती और सेकेंड लोन को उतारने के लिए ही उसको ये पैसे हैं जो है उसको यूज करना पड़ता। और यहाँ पे वो फर्स्ट लोन को भी उतारने के लिए यूज अप कर सकता है, बिकॉज ए की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं आई थी। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 61 के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इसी केस में ना ही ए ने बताया ना ही बी ने बोला कि ये 10,000 रुपये मैं कौन से लोन के लिए यूज करना चाहता हूँ। ए ने भी नहीं ये चीज बताई थी और बी ने भी ये चीज डिसाइड नहीं करी। यहाँ पे अब क्या होगा, लॉ का ये रूल बोलता है यहाँ पे सेक्शन नंबर 61 में दैट जो ओल्डेस्ट डेट होगा ना वो उसको उतारने के लिए ये पैसे का यूज होगा। सपोज यहाँ पे ओल्डेस्ट डेट फर्स्ट लोन था, फर्स्ट लोन जो था वो सपोज 1 जनवरी 2020 को लिया गया था एंड जो सेकंड लोन था ये लिया गया था 1 जनवरी 2021 को। तो अगर 10,000 रुपीज ए ने बी को भेजे हैं तो ये जो है फर्स्ट लोन को उतारने के लिए यूज हो जाएंगे, जो कि टाइम बाद डेट था ना उसको उतारने के लिए 10,000 रुपये का जो अमाउंट है वो यूज होंगे। सेक्शन नंबर 61 हमारा यही बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 62 के ऊपर, जो कि बात करता है नोवेशन, रिसेशन और ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इनको हम समझते हैं। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था कि ए बी को 10,000 रुपीज देगा। अब क्या होता है, ए और बी थोड़े टाइम बाद एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आज के बाद ए नहीं, सी है जो बी को 10,000 रुपये ओ करेगा। यानी कि ए ने अपनी जो लाइबिलिटी है वो सी को ट्रांसफर कर दी है, और अब नया कॉन्ट्रैक्ट बना है बिटवीन सी एंड बी दैट सी विल ओ रुपीज 10,000 टू बी, और ए की अब कोई लाइबिलिटी नहीं है। सेम कॉन्ट्रैक्ट में चीज बोली गई थी। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है, पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट, वो इन्फोर्स करने की अब आपको जरूरत नहीं है। जो नया कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन सी एंड बी, अब यही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स हो सकता है। तो ये नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सपोज ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में काफी सारे क्लॉजेस जो हैं वो गलत तरीके से ड्राफ्ट हुए हैं, गलत लैंग्वेज में ड्राफ्ट हुए हैं। तो ए एंड बी म्यूचुअली ये चीज डिसाइड करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हमको एनफोर्स करने की जरूरत नहीं है, हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट में हम जो है टर्म्स को अच्छे से लिखेंगे, नई तरीके से, सही तरीके से ड्राफ्ट करेंगे। यहाँ पे ए एंड बी ने जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिसाइंड कर दिया है, एंड जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है जो गलत तरीके से ड्राफ्ट हुआ है उसको एनफोर्स कराने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दैट ए विल पे ₹5,000 टू बी। ओके, यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी गलती हो गई थी, 5,000 रुपए की जगह 50,000 रुपए लिखने थे जो कि नहीं लिखे थे। तो यहाँ पे उसी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी चेंज कर दिया, एंड ए ने बोला है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ए विल पे ₹50,000 टू बी। तो उन्हें उसी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करवा लिया, ऑल्टर करा दिया उसको। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वे द सेम कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको हमने ठीक कर दिए। ओके, तो रूल क्या करते हैं सेक्शन नंबर 62 का? सेक्शन नंबर 62 ये बोलते हैं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में नोवेशन, रेसेशन या ऑल्टरेशन हो रही है, तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था ना, जो गलत कॉन्ट्रैक्ट था, उसको अब एनफोर्स करने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, इनके अब जो इलस्ट्रेशंस हैं वो पढ़ते हैं। ए वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं। ए ओज मनी टू बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। It is agreed between A, B, and C that B shall henceforth accept C as his debtor instead of A. The old debt of A to B is at end, and a new debt from C to B has been contracted. तो ये जो हमने एग्जांपल पढ़ा था नोवेशन का, सेम इलस्ट्रेशन मैंने यहीं से उसको आपको एग्जांपल दी है। अब हम आते हैं इसके इलस्ट्रेशन बी के ऊपर। इलस्ट्रेशन बी क्या बोलता है कि सपोज ए एंड बी के बीच में पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए बी को 10,000 रुपीज ओवर करते हैं, एंड ए ने बोला था कि मैं आपको ये 10,000 रुपये वापस कर दूंगा। ओके, बस इतनी सा कॉन्ट्रैक्ट था, कोई सिक्योरिटी की बात नहीं थी। अभी ए ने कोई सिक्योरिटी नहीं जमा कर रही थी ये 10,000 रुपये के लिए। ओके, आगे जाके ए एंड बी के बीच में एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे बी बोलता है कि मैं आपको, सॉरी, जहां पे ए बोलता है कि आई विल गिव यू 5,000 रुपीज सिक्योरिटी फॉर द लोन अमाउंट। ए ने यहाँ पे बोला है कि मैं आपको 5,000 रुपये की सिक्योरिटी पे देता हूँ फॉर दैट लोन ऑफ 10,000 रुपीज। अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और जो पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट था ना विदाउट सिक्योरिटी वाला, उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने की जरूरत नहीं है, एंड ये विद सिक्योरिटी वाला जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना है यही अब एनफोर्स होगा। ओके, अब हम आते हैं इसके सी के ऊपर। सी क्या बोलते हैं? ए ओज बी 1,000 rupees under a contract. B owes C 1,000 rupees, and B orders A to credit C with 1,000 in his books, but C does not assent to this arrangement. B still owes C 1,000 rupees. यानी कि A ने बोला है B को, A जो है he owes
1000 टू बी। ए ने बी को 1000 रुपए देने थे, बी ने सी को 1000 रुपए देने थे। ओके, ए ने बी को देने थे, बी ने सी को देने थे। तो बी क्या बोलता है ए को कि भाई जो 1000 रुपए है ना, तू सीधा सी को दे दे। बी ये बोलता है कि तू मेरे को 1000 रुपीज मत दियो, सीधा सी को ही दे दियो मेरे बिहाफ पे। यहाँ पे सी इस अरेंजमेंट से खुश नहीं है, वो बोलता है कि नहीं भाई, मैं अपना 1000 रुपए तो बी से ही लूंगा, ए से नहीं लूंगा। यहाँ पे कोई इनोवेशन, कोई ऑल्टरेशन, कोई रेसेशन नहीं हुआ। और जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे कि ए बी को 1000 रुपए देगा और बी सी को 1000 रुपए देगा, वही कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्समेंट में है। यहाँ पे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं बना है। ओके, बिकॉज सी ने कोई एसेंट नहीं किया था, सी ने बोला था मेरे को बी से ही चाहिए पैसे, ए से मेरे को 1000 रुपए नहीं चाहिए। तो ये सिंपल सा इलस्ट्रेशन सी बोलता है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 63 के ऊपर। सेक्शन 63 ये बोलता है कि जो प्रॉमिस ही है ना, वो चाहे तो डेट का अमाउंट कम भी कर सकता है। यानी कि सपोज ए ने सी को बोला है कि मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा। ओके, अब सी को लगता है कि 1000 रुपये तो मेरे निकलने ही नहीं वाले हैं, ए कभी भी मेरे को 1000 रुपये नहीं देगा। तो यहाँ पे सी क्या बोलता है ए को कि भाई तू मेरे को 500 रुपये दे दे, वो मैं मान लूंगा कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई हमारे क्लेम की। ए फिर 500 रुपीज सी को दे देता है। यहाँ पे सी इस 500 रुपये को मान सकता है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई है क्लेम की, एंड नाउ ए डज नॉट हैव टू पे एनी अमाउंट टू सी। तो यही पावर के बारे में हमारा सेक्शन नंबर 63 बात करते हैं। इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो बहुत ही सिंपल है, सेम चीजों के बारे में बात करते हैं। वो कोई भी इसका हम इलस्ट्रेशन उठा लेते हैं, सी ही देखते हैं इसका। ए ओज बी ₹5000, सी pays 1000 to B and B accepts them in satisfaction of his claim on A. This payment is discharge of the whole claim. यानी कि A जो है B को 5000 रुपए वो करता था, बट क्या होता है कि C जो है उन्होंने B को 1000 रुपीज दे दिए हैं, और C ने ये बोला है कि 1000 रुपए लो और जो अपने 5000 रुपए का डेट था ना A से, वो भूल जाओ। अब जो मैं 1000 रुपए आपको दे रहा हूं उसमें आप खुश हो जाओ। ओके, अब यहाँ पे अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है तो ए इज नो लॉन्गर बाउंड टू पे बी ₹5000, बिकॉज सी ने ऑलरेडी उसके बिहाफ पे 1000 रुपए देके पूरे का पूरा क्लेम को खत्म कर दिया। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 64 के ऊपर। ये बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन अ पर्सन at whose option a contract is voidable resigns it, the other party thereto need not perform any promise therein contained in which he is promisor. यानी कि एक और इसका आगे भी पढ़ लेते हैं। The party resigning a voidable contract shall, if he have received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person from whom it was received. यानी कि suppose ए ने क्या किया, ए ने बी के साथ फ्रॉड किया और फ्रॉड करके उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराया। ओके, और सपोज उसी कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला गया था कि ए बी को 1000 रुपए देगा और उसके बदले बी ए को अपनी गाड़ी बेच देगा, कार बेच देगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है बिकॉज इन्हें फ्रॉड एक कमिट किया था, उस फ्रॉड की वजह से ही इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया गया था। अब बी कोर्ट में अप्लाई करता है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा दीजिए। कोर्ट बोलता है ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा देते हैं, लेकिन जो 1000 रुपए आपने ए से लिए थे ना, वो आप वापस करो। तो सेक्शन नंबर 64 यही बोलता है कि कोई भी बेनिफिट अगर बी ने यहाँ पे लिए, हमारे एग्जाम्पल में बी ने जो भी कोई भी बेनिफिट लिए, वो बेनिफिट उसको वापस करना पड़ेगा आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड। ओके, तो वो ये नहीं कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी डिक्लेयर करवा दे और बेनिफिट भी रख ले, ऐसा नहीं हो सकता। उसको बेनिफिट्स वापस करने पड़ेंगे। जो सेम रूल है ना सेक्शन 64 का वाला, वो 65 में भी सेम ही रूल है, बस डिफरेंस बस इतना ही है कि 64 में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हुई थी और 65 में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जैसे कि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोवर्जन, ओके, अनड्यू इन्फ्लुएंस,
ये सारे के सारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और वॉइड कौन से होते हैं? सपोज दोनों की दोनों पार्टीज ने एक मिस्टेक कर दिया, ओके, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था मिस्टेक वाला, दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सपोज ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए विल सप्लाई 1000 ए विल सप्लाई हिज शिप टू बी, ए विल सप्लाई हिज शिप टू बी, ये अपने शिप बी को दे देगा। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब शिप जो है वो जली हुई थी। यहाँ पे दोनों पार्टीज को उसके बारे में पता नहीं था, एंड इसलिए ये एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, दैट इज व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अब यहाँ पे अगर बी ने ऑलरेडी एक एडवांस पेमेंट ए को कर दी थी 1000 रुपए की, बी ने ऑलरेडी 1000 रुपए जो है ए को दे दिए थे, तो ए को ये 1000 रुपए वापस करने पड़ेंगे बी को, बिकॉज शिप तो ए के पास है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ओके, तो जो भी फायदे मिले हैं ए को, you will have to restore it under section number 65। अब इसका एक illustration हम देख लेते हैं, it's a very simple concept। तो फर्स्ट ही इसका हम देख लेते हैं। A pays B 1000 rupees in consideration of B is promising to marry C, यानी कि A ने B को 1000 रुपए पहले ही दे दिए, 1000 पहले ही दे दिए कि भाई आप 1000 रुपीज पकड़ो और आप मेरी लड़की से शादी कर लेना, सी से आप शादी कर लेना। ओके, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना, उस टाइम पे सी मर चुकी थी, शी वॉज ऑलरेडी डेड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था बिकॉज देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दैट इज व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो जो भी बी ने पैसे लिए हैं ए से 1000 रुपए, वो बी को रिटर्न करने पड़ेंगे टू ए। ओके, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वॉज वॉइड एंड बी कोई बेनिफिट नहीं रख सकता इस कॉन्ट्रैक्ट का। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 66 के ऊपर। एक सिंपल सी बात बोलता है कि सपोज ए ने बोला है बी को कि आई विल सप्लाई यू 1000 kgs ऑफ अनियन, 1000 किलो अनियन आपको मैं दूंगा, एंड बी ने बोला ठीक है, इसके बदले में आपको 1 लाख रुपए दूंगा, सपोज 1 लाख रुपीज। यहाँ पे क्या होता, जब ये कॉन्ट्रैक्ट वो एंटर कर रहे थे उस टाइम पे एक कोई चीज पता थी कि मेरे जो अनियंस हैं ये सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, ये अब खाने के लायक बचे नहीं है। ओके, एंड बी को उसके बारे में बाद में पता लगता है। यहाँ पे ए ने एक फ्रॉड प्ले किया है, और अगर बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वो रिसाइंड करवा सकता है। तो सेक्शन नंबर 66 ये बोलता है कि अगर बी को इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करवाना है तो सेम रूल्स विल अप्लाई जो हमने सेक्शन नंबर 3 से लेकर 9 तक जो रूल्स पढ़े थे हमने ना कम्युनिकेशन रेवोकेशन के, तो सेम रूल्स विल अप्लाई हियर एज वेल। उसी मोड में आपको कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना पड़ेगा। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 67 के ऊपर। ये क्या बोलते हैं, सिंबल से बारे में बात करता है 67, दैट अगर सपोज फॉर एग्जांपल ए ने बोला है बी को कि आप आइए मेरे घर पे और मेरी जो पेंटिंग है वो आप पेंट करिए मेरे घर पे, लेकिन ओके, ए ने बी से ये भी प्रॉमिस की है कि मैं आपको अच्छी कंडीशंस दूंगा, एसी भी अच्छे से रहेगा, खाना पीना भी आपको मैं ही दूंगा। ओके, लेकिन जब बी आता है उनके घर पे पेंट करने के लिए तो एसी खाना पीना कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता है, यानी कि जो कंडीशंस ए ने प्रॉमिस करी थी वो कंडीशंस वो नहीं दे पा रहा है। इन दिस केस बी कैन एक्चुअली रिफ्यूज टू पेंट एज पिक्चर, वो रिफ्यूज कर सकता है पेंट करने के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट को बोलेगा कि मेरे को अब इसको इन्फोर्स नहीं करना है। सेक्शन 67 उसको एम्पावर करता है। ओके, इसका जो इलस्ट्रेशन है वो भी हम रीड कर लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू रिपेयर बीज हाउस, बी निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पॉइंट आउट टू ए द प्लेसेस इन विच हाउस रिक्वायर्स रिपेयर, यानी कि ए ने बोला बी को कि आप मेरा घर रिपेयर करिए। ओके, सॉरी, ए तो रिपेयरमैन है, बी के घर की बात है, और बी के घर में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप रिपेयरिंग करिए। लेकिन जब ए रिपेयर करने आता है बी के घर पे, उस टाइम पे बी ने ये बताया ही नहीं उसको कि रिपेयर करना कहाँ है, कौन से एरिया है घर के उसको रिपेयर करना है, इसके बारे में बी ने ए को बताया ही नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जब ए को यही नहीं पता कि कौन से एरिया रिपेयर करने हैं तो रिपेयर करेगा कैसे, एंड दैट इज वाई यहाँ पे
ए इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ए को यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके अब एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि सेक्शन 67 में कोई कंपनसेशन नहीं होगा। ए कोई कंपनसेशन को क्लेम नहीं कर सकता है, वो सिर्फ जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए रिफ्यूज कर सकता है। ओके सो यही हमारा सेक्शन नंबर 67 बोलता है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास we will be starting with chapter number 5. Thank you so much.